नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचाना और देश देशांतर में आज बात केंद्र सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश की। और जिस तरीके से कोरोना संकट के बीच में कुछ राज्यों के अलग अलग शहरों से स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले या उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की खबर सामने आई और इसको लेकर देश भर के डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों ने सरकार से मांग की थी कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए या उनकी सुरक्षा के लिए एक नया कानून बनाया जाए। और इसी दिशा में अब केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी किया है और इस अध्यादेश में क्या कुछ कहा गया है, किस तरीके से इस पे बातें हैं, ये भी हम समझेंगे और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि असल में इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसका प्रयोग या इस्तेमाल कब तक और कैसे होगा और इसके दायरे में कौन होगा और किस तरीके से सजा या फिर जुर्माने के प्रावधान है। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान इस चर्चा में मेरे साथ मौजूद हैं। राजन शर्मा है जो कि आईएमए प्रेसिडेंट है। राजन साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान डॉक्टर विक्रम सिंह जी हैं, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ ही दूसरे खास मेहमान कपिल साकला है, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में। कपिल, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। शुरुआत में करना चाहूंगा राजन साहब आपसे। राजन जी, आप लोगों की एक मांग थी स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर और केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है। सबसे पहले तो जानना चाहूंगा आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या है इस अध्यादेश को लेकर और क्या आप संतुष्ट हैं सुरक्षा को लेकर जो कदम केंद्र सरकार की ओर से उठाया गया है? माननीय गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के साथ कल हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, जिसमें कि उन्होंने आश्वासन दिया था कि ये हमारी सुरक्षा के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा बहुत जल्द टाइम में और विद इन 5 घंटे के अंदर अंदर ये काम ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया, जिसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री और सभी अधिकारीगण का धन्यवाद करता हूं। जो अभी एक्यूट क्राइसिस कोविड-19 के कारण जो हमारे डॉक्टरों के जीवन में सिक्योरिटी एंड सेफ्टी और मरणोपरांत ऑनर एंड डिग्निटी के साथ जो खिलवाड़ हो रहा था वो बहुत घोर निराशा वाला था और हम इस बात से बहुत चिंतित और फ्रस्ट्रेटेड थे, जिसको मैंने माननीय गृह मंत्री के सामने बताया और वो भी माने कि ये जितनी इसकी कड़ी निंदा की जाए वो कम है और हमारे सुरक्षा का उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि ये राष्ट्र हित में आपके ऊपर अटैक नहीं है और हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे। और ये ऑर्डिनेंस लाया गया, ऑर्डिनेंस के अमेंडमेंट्स अंडर एपिडेमिक एक्ट की गई हैं और ये तब तक चालू रहेंगी जब तक एपिडेमिक है। परंतु मैं ये भी चाहूंगा कि स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा आने वाले टाइम में कोविड लॉकडाउन के बाद खत्म होने वाला नहीं है, ये आने वाले टाइम में भी रहेगा और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा, डॉक्टर्स, नर्सेज और जितने स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोग हैं वो पहले भी इस हिंसा के शिकार होते रहे हैं, सहते रहे हैं और पोस्ट कोविड सिनेरियो में भी उनके इस चिंता को एड्रेस किया जाना चाहिए। हम इस राष्ट्रीय आपदा में सरकार के साथ खड़े हैं और उनके आश्वासन पे हमने प्रोटेस्ट विड्रॉ किया था। जो हमें इस वक्त एक्ट मिला है हम इसका स्वागत करते हैं और प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करेंगे कि आने वाले टाइम के लिए भी हमारी सुरक्षा के लिए एक्ट या कानून बनाए जाएं ताकि हम एक सुरक्षित भय मुक्त माहौल में काम कर सकें। ओके, डॉक्टर विक्रम सिंह सर, क्योंकि आपका लंबा अनुभव रहा है एक राज्य में उस महकमे को चलाने में जिस पर जिम्मेदारी होती है इस तरह के कानून को इम्प्लीमेंट कराने को लेकर, फिर आमजन की सुरक्षा को लेकर, मौजूदा दौर में क्या स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर हमारे पास कोई अहम इस तरह के कानून नहीं थे जिनको हम उनको सुरक्षा दे पाते और इस अध्यादेश की जरूरत थी? और ये अध्यादेश मोटे तौर पर कितना मजबूत दिख रहा है उस चिंता को जो कि जिसका जिक्र राजन साहब कर रहे थे उसको दूर करने के? कवीन जी, पहले जब पुलिस और शासन प्रशासन इसको डील करता था तो उसके पास सीआरपीसी की धारा 151, आईपीसी की धारा 188, इसके अलावा
आईपीसी की धारा 269, 270 और एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट धारा 51। लेकिन सारे स्टैट्यूट्स भी अगर आप मिला लें तो सिवाय रासुका यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के ये सारे स्टैट्यूट्स बड़े पुराने और अप्रासंगिक हो गए थे, जिसको कहना चाहिए बिला दांत का शेर। वर्तमान जो ऑर्डिनेंस आया है ये स्वागत के योग्य है। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा है, अभेद्य सुरक्षा कवच देने में सक्षम है अगर भली भांति इसका इम्प्लीमेंटेशन हो, क्योंकि जहां सजा मैक्सिमम 2 साल की थी अब मैक्सिमम सजा 7 साल की है, नॉन बेलेबल हो गया है, कॉग्निजेबल हो गया है। विवेचना इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी करेगा, विवेचना 30 दिन में पूर्ण करनी है और जो कोर्ट की कार्रवाई है वो 1 साल के अंदर पूरी होनी है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो संपत्ति का जो नुकसान होगा वो मार्केट रेट के दूने के आधार पर उसकी भरपाई की जा सकती है। तो पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण बहुत जरूरी है, क्योंकि अनभिज्ञता के कारण अक्सर ये होता है कि हम वो कर देते हैं जो हम नहीं कर सकते हैं। तो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस रोकने के लिए ये जरूरी है कि पहले कानून को समझ लें, लेकिन अगर इसका भली भांति अनुपालन किया जाए तो ये मान के चलिए ये अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था देने के लिए बिल्कुल सक्षम है। और ऐसी कम मिसालें कविंद्र जी जीवन में मुझे मिली हैं कि जब आज आपने डिमांड की 22 तारीख को और 5 घंटे के अंदर केंद्र सरकार ने अनुपालन करके उस मांग को जायज मानते हुए अध्यादेश लागू कर दिया हो। आप ये भी याद करें कि इसके पहले ऐसी कोई मिसाल ढूंढना मुश्किल हो रही है। और डॉक्टर साहब का कहना बिल्कुल सही है कि कोरोना अभी खत्म होने वाला नहीं है, एपिडेमिक है। अब इसकी तो खैर सब लोग कर ही रहे हैं, हमारे कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर साहबान पैरामेडिकल कर ही रहा है, लेकिन अगर जो कटुता और वैमनस है समाज में ये लंबी चलने वाली है, तो डॉक्टर साहब की जो डिमांड है कि इसको केवल एपिडेमिक ही तक न रखें, ये सुरक्षा कवच पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर साहबान नर्सिंग होम अस्पताल को हमेशा मिलना चाहिए। मैं इससे सहमत हूं। कपिल साहब, 2 चीजें जिस तरीके से विक्रम सिंह सर ने कहा और जैसा कि राजन साहब ने कहा, एपिडेमिक एक्ट में संशोधन अध्यादेश जो है उसका हिस्सा है और जो उनकी मांग है कि इसके बाद भी ये लागू रहना चाहिए, इस तरह की सुरक्षा मिलनी चाहिए थी। उसमें कठिनाई क्या थी? क्या अगर आईपीसी में बदलाव करना पड़ेगा तो ज्यादा लंबा रास्ता था, इसलिए सरकार ने अध्यादेश का सहारा लिया और एपिडेमिक जो इस वक्त एक्ट इंप्लीमेंट है उसके जरिए इसे लागू करवाया जाएगा। देखिए, किसी स्पेशल केस में जब कोई एक्ट बनता है तो वो जो एक्ट होता है वो स्पेशल एक्ट, स्पेशल पावर्स और स्पेशल राइट्स देता है। तो जैसे जो एपिडेमिक डिजीज एक्ट है वो कुछ स्पेशल पावर्स देता है, कुछ स्पेशल राइट्स देता है और कुछ स्पेशल होने पे होता है। तो जब एपिडेमिक हुआ तो वो एक्ट लागू किया गया, उसी के अंदर फिर स्पेशल पावर्स और स्पेशल राइट्स होती है। जैसे कि पावर टू इन्वेस्टिगेट या इंक्वायर होती है, या आप किसी की गाड़ी को सर्च कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को बोल सकते हैं कि आप अपना टेस्ट कीजिए। तो जो सारे जो स्पेशल पावर्स हैं ये स्पेशल एक्ट में, तो जो अमेंडमेंट है वो भी उसी स्पेशल एक्ट में होगा। क्योंकि अगर आप नहीं करते हो तो फॉर एग्जांपल जैसे सीआरपीसी में इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो पुलिस के पास जो पावर होती है वो 7 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेट करने की पावर होती है, फिर चार्जशीट फाइल करी जाती है। हीनियस ऑफेंसेस में वो 90 दिन हो जाती है कुछ स्पेशल केसेस में। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि आप 30 दिन के अंदर डिसीजन देंगे, तो आप ना सिर्फ एक स्पेशल कोर्ट बना रहे हैं, फास्ट ट्रैक बना रहे हैं, पर जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है उसको भी काफी नैरो डाउन कर रहे हैं। तो इस वजह से अगर आप सोचते हैं कि हम सीआरपीसी में पूरी अमेंडमेंट कर दें, आईपीसी में पूरी अमेंडमेंट कर दें, तो वो बहुत डिफिकल्ट चीज होगी। करनी चाहिए क्योंकि जो हमारी सीआरपीसी का भी जो प्रोसेसेस हैं वो बहुत पुराने हैं, जो हमारे आईपीसी के भी जो ऑफेंसेस हैं वो बहुत पुराने हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में जो टाइम लगता है, और जैसे कि अभी बोला गया कि इन्वेस्टिगेशन की जो पुलिस भी है उनको भी सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा उनको भी, तो वो भी लेटेस्ट टेक्निक्स अभी सीआरपीसी में जो है वो नहीं बताई जाती हैं। जैसे कि आप फॉरेंसिक जैसा होता है, आप बोलते हैं कि कंप्यूटर, हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर। एक केस मुझे याद है जहाँ पे किसी पुलिस वाले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने सीडी जो थी, जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट थी, उसके बीच में धुआं घोंप दिया था विदाउट रियलाइजिंग कि सीडी डिस्ट्रॉय हो गई। तो ऐसे केसेस भी होते हैं जी, ऐसे केसेस भी होते हैं। तो जो ये स्पेशल एक्ट है और ये जो स्पेशल पावर्स दी गई है वो अमेंडमेंट इसी के अंदर होना चाहिए। हाँ, इसके बाद भी कुछ ऐसा लागू होना चाहिए, कुछ ऐसा एक्ट आना चाहिए कि कोई भी जैसे डॉक्टर है या और पैरामेडिक है या नर्स स्टाफ है, मेडिकल प्रोफेशन के जो लोग हैं, उनके खिलाफ अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है, मॉब वायलेंस होता है,
या उनकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होती है, तो जो जिसने करा है, जिस मॉब ने करा है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा हो। और जो डैमेजेस इन एक्चुअल है जो इसमें दिया गया है, ये मेरे ख्याल से आपको आईपीसी में भी डाल देना चाहिए कि जहां मॉब वायलेंस होता है या ऐसी कोई एक्टिविटी होती है कि जो पब्लिक की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करी जाती है, तो डैमेजेस इन एक्चुअल, तो आपने एक तो फाइन कर दिया, आपने एक सजा कर दी, सजा के साथ आपने फाइन कर दिया, आप उसके साथ एक चीज और लेकर आइए, डैमेजेस इन एक्चुअल। आपने बस जलाई है तो आपको बस का पैसा देना पड़ेगा। गवर्नमेंट के पास ये राइट होगा कि अगर आपने ये करा है तो आपकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ले सकती है, आपके उस चीज को भरपाई करने के लिए आपके पास बहाने नहीं है। क्योंकि मॉब मेंटालिटी बहुत ही डेंजरस चीज है। यहां पे हुआ क्या कि एक लास्ट राइट के समय वायलेंस हुआ और काफी सारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक फोर्सेस के ऊपर अटैक हुआ, और ऐसे बहुत सारे केसेस हुए। तो अमेंडमेंट बहुत अच्छा है, लॉ बहुत अच्छा है। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम क्या होती है कि हम भी ये रियलाइज नहीं कर सकते कि हमारे अपने अंदर कितनी बेवकूफियां हैं, कितनी लैप्सेस हैं ऑफ थॉट प्रोसेस। तो गवर्नमेंट जब ये डेमोक्रेसी और जो राइट्स और लॉज है, ये उसके बीच का खिलवाड़ है। तो आपको डेमोक्रेसी को भी देखना है कि ऐसा ना हो जाए कि आप मतलब ऐसी लॉज लेकर आ जाए जो आपकी डेमोक्रेटिक राइट या फंडामेंटल राइट पे इंक्रोच करती है। बिल्कुल। पर आपको ये भी देखना है कि लॉज इस तरह से हो कि उनका मिसयूज ना हो। ये सेकंड चीज होगी पुलिस पर्सनल को ट्रेन करना। पर तीसरी चीज होगी कि ये लॉ को कॉमन मैन को इन्फॉर्म करना। जब तक आप वो नहीं करोगे तब तक फायदा नहीं होगा। बड़े बड़े बोर्ड हर हॉस्पिटल के बाहर लगाने चाहिए। जो एरियाज हैं जिनको आप कहते हैं कि जो रेड एरियाज हैं, जो एरियाज ऐसी हैं जहां पे ऐसे वायलेंसेस या ऐसे हरकतें हो सकती हैं, वहां पे बड़े बड़े बैनर्स लगने चाहिए वहां पे, और हर लैंग्वेज में होना चाहिए। अवेयरनेस प्रोग्राम भी होना चाहिए इसके साथ साथ। अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत जरूरी है और बहुत तगड़ी तरह से होना चाहिए, क्योंकि ये तो कैरेट और स्टिक हुआ, ये डंडा है। आपको इसको मारना नहीं है, दिखाना है, ये डराने की चीज है। आप नहीं चाहोगे कि किसी डॉक्टर साहब की पिटाई हो जाए और उसके बाद आप इस एक्ट को लेकर आओ। ये एक्ट वो है कि किसी भी डॉक्टर साहब या पुलिस की किसी की ऐसी वारदात ना हो। बिल्कुल। विक्रम सिंह सर, इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी कह रहे हैं, उसमें दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें मैं थोड़ा समझना चाहूंगा कि पहली ये कि जो इसमें पेनल्टी का, जो इसमें सजा का प्रावधान है, गैर जमानती कर दिया गया। आप अगर डॉक्टर, क्लिनिक या किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको दोगुने तक का जो बाजार के रेट के हिसाब से आपको पेनल्टी लग सकती है। 7 साल तक की सजा का प्रावधान इसमें है। 5 लाख तक जुर्माने की बात हो रही है। ये जो डिटरेंट के तौर पर अगर देखा जाए कितने महत्वपूर्ण दिख रहे हैं और जो कि कर रहे हैं। इसके साथ साथ अवेयरनेस पब्लिक के बीच में बतानी भी बहुत उतनी ही जरूरी है जितने की कड़ी सजा। कविन जी, अवेयरनेस ज्यादा जरूरी है। अगर भली भांति अवेयरनेस बता दी गई तो ये मान के चलिए कि इसका प्रयोग करने का मौका नहीं मिलेगा। पहला केस मुझे याद है डॉक्टर पर हमले का, मैंने अपने करियर में देखा 1977 में। तो जो पुराने आईओ थे कह रहे थे, अरे ये पहला केस है मैंने अपनी जिंदगी में देखा जिनकी नौकरी 40 साल हो चुकी थी कि डॉक्टर पे भी हमला हो सकता है। डॉक्टर तो भगवान का अवतार माना जाता है और आज डॉक्टर पे भी हमला हो रहा, मतलब वो भी स्तब्ध थे। कालांतर में जैसे कोरोना का वायरस बढ़ा, डॉक्टर और नर्सिंग होम पे हमले बढ़ने लगे। तो ये जो स्टैट्यूट आया है, इसकी शिक्षा, इसकी जानकारी और इसके दूरगामी परिणाम जो आतताई है, जो अपराधी है, उसको भली भांति अवगत होना चाहिए। पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण होना चाहिए। यह संतोष का विषय है कि इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी को बेचने का अधिकार दिया गया है, लेकिन देखा यह जाता है कि जो उसके सहकर्मी होते हैं, जैसे भीड़ में अगर 25 लोग हैं तो उसमें 200-250 कर देंगे और उसके बाद 250 आदमियों से फिर उसके बाद भ्रष्टाचार का एक दूसरा चोर दरवाजा खुल जाता है कि तुम्हारा भी नाम है, तुम्हारा भी नाम है, तुम्हारा भी नाम आ रहा है। और उसके बाद ये चीज कुरीत देखने तो वरिष्ठ अधिकारियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि इन कानून, जो कि बहुत अच्छे कानून है, इनका दुरुपयोग किसी भी स्तर पे बिल्कुल ना होने पाए। कपिल जी ने बहुत अच्छी बात कही, प्रत्येक नर्सिंग होम और अस्पताल पर इसकी व्यवस्था होनी चाहिए कि भली भांति प्रदर्शित किया जाए। जो भी वेबसाइट्स हो, अब तो खैर मुझे नहीं लगता कि सिनेमा हॉल और मॉल जल्दी खुलने वाले, कि जब भी खुले तो स्लाइड्स के माध्यम से, न्यूज रील के माध्यम से, ये और केबल टेलीविजन के माध्यम से इसका भली भांति प्रचार प्रसार जरूर किया जाए और समाचार पत्रों के माध्यम से भी भली भांति इसका प्रचार प्रसार, जिससे कि जनता बिल्कुल अवगत हो जाए कि इसके भयावह परिणाम होंगे, गंभीर परिणाम होंगे अगर डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ या अस्पताल पे आक्रमण किया।
कपिल एक चीज, लेकिन जिस तरीके से इसमें जो टाइमलाइन दी गई है, चाहे वो जांच की टाइमलाइन हो या फिर मामले को अंतिम छोर तक, नतीजे तक पहुंचाने की टाइमलाइन हो, जी फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हो रही है, ये जो मैं कहूं कि रास्ता है, ये कितना आसान या मुश्किल है प्रैक्टिकल तौर पर? हमारे देश में हम जब देखते हैं कि बहुत सारे कानून और ओवरलोडेड, मैं कहूं कि कोर्ट जो है वहां पर बर्डन है केसेस का। जी, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आंसर बड़ा सिंपल है कि जैसे कि मैंने कहा कि ये जो ऑर्डिनेंस लेकर आए गए हैं, ये एपिडेमिक एक्ट के अंदर लेकर आए गए हैं। तो जब ये एक्ट लागू होगा तभी ये ऑर्डिनेंस में जो ये अमेंडमेंट लेकर आए हैं तभी वही लागू होगी। तो ये जो स्पेशल कोर्ट होगी या जो फास्ट ट्रैक कोर्ट होगी, ये बहुत ही लिमिटेड पर्पस और बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए होगी। तो आप जब बाकी जो फास्ट ट्रैक बोलते हैं, जैसे सेक्सुअल ऑफेंडर्स वाले मैटर्स हो गए वगैरह वगैरह, उनमें क्वांटिटी ऑफ केसेस बहुत सारे, वो पूरे साल चल रहे होते हैं। वो बेचारी कोर्ट जो 5 या 6 केसेस संभाल सकती है, 30 केसेस एक दिन में संभाल रही होती है, और वो सारे के सारे फास्ट ट्रैक करने होते हैं, सारे के सारे इन कैमरा करने होते हैं, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है। और आपको उसके बाद वो सीआरपीसी की सारी मर्यादाएं देखनी पड़ती हैं। तो ये जो स्पेशल, तभी मैंने कहा जो स्पेशल एक्ट है, ये स्पेशल ऑर्डिनेंस के लिए आया है, बड़े लिमिटेड पर्पस के लिए आया है। और तो जो कोर्ट्स भी जो डेजिग्नेट होंगी, बहुत ही लिमिटेड पर्पस के लिए होगी। जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें भी आईओ के पास सिर्फ 30 दिन होंगे। जो ऑर्डर, जो जजमेंट दी जाएगी वो 1 साल में दी जाएगी। और मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छी चीज करी है सरकार ने, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, जो मॉब मेंटालिटी होती है, लोग ये सोचते हैं अरे 6-6 साल 10-10 साल केस चलते रहेगा, क्या डरना, देखी जाएगी। जब उनको पता हो कि 1 साल के अंदर उनका घर बिक सकता है, उनको 5 साल की सजा हो सकती है, तो मेरे ख्याल से अगर इसको ठीक से एडवर्टाइज करा जाए, प्रमोट करा जाए, इन्फॉर्म करा जाए, आप हर एक आदमी के पास मोबाइल फोन हो, एसएमएस में भेज दिया जाए, सरकार भेज दे, तो मेरे ख्याल से ये काफी बड़ा डर होगा। और हमें डर ही चाहिए, हमें नहीं चाहिए कि ये ऑफेंस हो और उसके बाद हम किसी को सजा दें। हमें ये चाहिए कि डर हो कि मुझे ये नहीं करना है। हमारे कोर्ट्स में भी एक जोक होता है, एज अ डिफेंस अटर्नी हम हमेशा ये कहते हैं कि जब भी कोई और प्रोफेशनल आता है तो हम पूरी तरह से क्रॉस करते हैं, डॉक्टर आते हैं, हम सीधा डॉक्टर साहब पे आ जाते हैं। तो डिफेंस अटर्नीज आपस में जोक कर रहे होते हैं, यार एक डॉक्टर और एक भगवान के पास जरूर जाना है, इज्जत देकर रखो। तो अगर आप उस चीज को भूल जाते हैं कि जो अपनी जिंदगी दांव पे लगा के आपको बचा रहे हैं, अगर आप उनके खिलाफ वायलेंस कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उसमें सजा तगड़ी होनी चाहिए, जल्दी होनी चाहिए, टाइम लिमिट के अंदर होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। राजन सर, जिस तरीके का माहौल, मैं कहूँ एटमॉस्फेयर है, अपने आप में खैर ये मैं कहूँ कि शर्मिंदगी भरा है कि हमें डॉक्टर या पुलिसकर्मियों के खिलाफ जो लोग उपद्रवी हैं या उनको परेशान करते हैं या फिर मैं कहूँ कि हिंसा करते हैं, उनके खिलाफ, उनके लिए हमें कानून बनाना पड़ रहा है। ये अपने आप में शर्मिंदगी भरा नजर आता है मुझे व्यक्तिगत तौर पर। लेकिन फिर भी जिस तरीके से कानून सामने आ रहा है, और जिसकी हमारे दोनों पैनलिस्ट कह रहे हैं कि 2 स्तर पर, पुलिस के स्तर पर अवेयरनेस किस तरीके से इसे इम्प्लीमेंट करना है, और हॉस्पिटल, नर्सिंग होम या डॉक्टर्स जहां पर बैठते हैं उसके आसपास का एटमॉस्फेयर, जहां पर हमें लोगों को प्रसारित भी करना चाहिए कि आपके लिए मुश्किल क्या हो सकती है। बहुत अहम होगा ये। पहले तो मैं कहना चाहूंगा, एक्ट है, और जैसे कि मेरे बाकी माननीय साथियों ने कहा, इसमें आने वाले टाइम को भी लाके उसके बारे में सोच विचार करना चाहिए। पर भारतीय नागरिक होने के नाते मैं ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस एक्ट को ना लगाना पड़े और लोगों में सद्बुद्धि आए, उनको समझना चले। आई एम थैंकफुल टू सर एंड सर ऑल्सो कि डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जा रहा है। मैं कहता हूँ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह वायलेंस हमारी कंट्री का कल्चर है ही नहीं। मैं उस दिन सबसे ज्यादा खुश होऊंगा कि जब ये एक्ट ना लगे। डॉक्टर का काम कचहरी में किसी के ऊपर उठाने में, केस करने का नहीं है। मेरा काम मेरी क्लिनिक में मरीज देखना है, इलाज करना है और अपने घर जाना है। ना मुझे सड़क पे आना है, ना मुझे कहीं जाना है। नॉट दैट कि थाना या कचहरी कुछ गलत है, बट मतलब कहने का कि मैं ऐसा माहौल चाहता हूँ। दूसरा, कोविड ने एक चीज जो की है, आप मीडिया साथियों का धन्यवाद, बाकी सबका धन्यवाद, कि इस समस्या जो इतने सालों से चल रही थी, प्री कोविड भी और हमारा जो भय है पोस्ट कोविड का, वो के बारे में जितने संविधान करता है, माननीय सर है सर ऑफ द पुलिस, जैसे उन्होंने कहा कि हमारा आईओ बड़ा हैरान हो गया कि डॉक्टर के ऊपर कैसे हटाए। मैं सेकंड जनरेशन फैमिली ऑफ डॉक्टर्स से हूँ। तो जब मेरे पिताजी प्रैक्टिस करते थे
तो हमने तो कभी ऐसी चीज सुनी नहीं थी और ना देखी। तो ये जो समय चेंज हुआ है, इसके ऊपर सारे समाज को चिंतन करना चाहिए और हमें एक भयमुक्त माहौल देना चाहिए। और सरकार से फिर अनुरोध है, सर भी है, हमारा पॉइंट आप भी रेज करेंगे कि कोविड के बाद क्या। कोविड लंबे समय तक रहने वाला है, जाने वाला नहीं है। एपिडेमिक एक्ट की मायने हैं और इस एक्ट ऑर्डिनेंस के भी 6 महीने के मायने हैं। तो मैं ये फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें अकॉर्डिंगली जो भी चेंजेस हमारे संविधान करता, हमारे पॉलिसी प्लानर्स और हमारे गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी सोचते हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री सोचती है, तो उसको हमारी कंसल्टेशन के साथ हमारा कहीं भी कोई मापदंड या मोटिव नहीं है कि हम एक आम आदमी को जेल के अंदर देखना चाहते हैं। और जहां एक डॉक्टर की पिटाई की जाती है, ये लोग भूल जाते हैं वो डॉक्टर अपने परिवार का मुखिया भी है जी, और उसके माँ बाप भी जो एक हक रखते हैं उसको प्रताड़ना देने का और मारने का, वो भी कहते हैं ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर है, बड़ा हो गया। और हमारे बीवी बच्चों का सोचो, जिनके लिए हम एक रोल मॉडल हैं, हम किस चीज से गुजरते हैं, किस डिप्रेशन में जाते हैं, आपका पूरा कॉन्फिडेंस हिल जाता है। और बिल्कुल चेन्नई का इंसिडेंट था, आप उस परिवार की इमेजिन कीजिए। मेरी वो डॉक्टर प्रदीप से बात हुई, वो बात करने की कंडीशन में नहीं था। मतलब हर एक चीज को ड्रामेटाइज नहीं करना चाहिए, बट ये समाज को समझना है। जिस तरीके से ये दिख रहा है राजन जी, ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो स्वास्थ्यकर्मी हमें कोरोना महामारी से किसी शख्स या कुछ लोगों को बचाने के लिए जान हथेली पर लेकर दिन रात 24 घंटे महीनों से लगे हुए हैं, उन्हीं पर कुछ लोग हमला करते हैं, उनको परेशान करते हैं या उनको चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये अपने आप में समझ से परे है कि ये किस तरीके का इंसान हो सकता है, उसकी सोच कैसी हो सकती है विक्रम सिंह सर। क्योंकि ये हम ऐसा लगता है कि हम जिंदगी नहीं बल्कि मौत को गले लगाना चाहते हैं। अगर हम इस बिरादरी पर, इस समाज पर, जो कि स्वास्थ्यकर्मी है या फिर मैं कहूँ कि जो पुलिसकर्मी है, जो इस संकट के दौर में जब हम आप सब लोग सुरक्षित घरों में हैं, इस लड़ाई में डर के मारे कहिए, ऐसे में वो लोग सड़कों पर हैं, अस्पतालों पर हैं और उन्हीं पर हमले। कविन जी, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स के ऊपर आक्रमण आत्मघात से कम नहीं है। मैंने इसकी बहुत स्टडी की, आखिर ये कौन लोग हैं जो डॉक्टर्स पे हमला करते हैं। मैंने देखा कि 50 वर्ष से ऊपर का आक्रमणकर्ता ढूंढना मुश्किल है, लेकिन जो एक एज है 40 से 50, ये फेंस सिटर है, उभय धर्मी है। लेकिन जितने भी अटैकर्स हमने देखे 90% 40 वर्ष से नीचे के हैं। ये इनके मन में क्या रहता है, आक्रोश इतना ज्यादा क्यों रहता है। पहले भी मौतें होती थी, पहले भी सर्जरीज के बाद मौतें, लेकिन कभी मैंने ये उस दौर में या 50 से ऊपर के लोगों को आक्रमण करते हुए बहुत कम देखा। ये नहीं कहता कि नहीं होते हैं, लेकिन होते थे। लेकिन मैंने देखा ये जो जनता में आक्रोश, पहले मेडिसिन वॉज नेवर अ सर्विस, एक वो डिवाइन इंटरवेंशन माना जाता था। अब कहते हैं कि जैसे हमने टिकट खरीदा है या पैसा देके डॉक्टर को फीस दी है, तो डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि मरीज को ठीक कर दे, चंगा कर दे, जिंदा कर दे। हम भले ही लाश लेके जाएं नर्सिंग होम की जिम्मेदारी है कि उसको जिंदा कर दे। और रही स्टैट्यूट की बात, मैं एक लाइन में अपनी बात पूरी करता हूं। जैसे कहावत है पुलिस में, इट इज बेटर टू हैव अ पिस्टल एंड नॉट रिक्वायर इट देन नॉट टू हैव अ पिस्टल एंड देन रिक्वायर इट। ये कानून रहे लेकिन जरूरत न पड़े, पर के कानून न हमें जरूरत पड़ जाए, केवल इसकी इतनी ही एक डिटरेंस की एक इसकी वैल्यू। और सर एक जिस तरीके से जांच को पुलिस के लेवल पर मैं समझना चाहूंगा सर, वहां पर क्या आप हिदायत देना चाहेंगे या सावधानी पुलिसकर्मियों के नजरिए से जब इस डिटरेंट को इस्तेमाल कर रहे हो या इस तरह के मामलों को डील करें? बहुत अच्छा सवाल। मैं चाहूंगा कि हर पुलिस लीडर, पुलिस कमिश्नर, एसपी एक इन्वेस्टिगेशन प्लान बना ले और इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या बिंदु रहेंगे, मौका मुआयना, नक्शारजी, नकल चिक, नकल रफट, बयानवादी और इसके अलावा और क्या क्या चीज का समावेश इन्वेस्टिगेशन में होगा, उसका इन्वेस्टिगेशन प्लान। मैं तो क्योंकि 30 दिन बहुत कम होता है, एक रिपोर्ट चालानी में और विवेचना में कुछ तो फर्क होना चाहिए। तो किन किन चीजों का समावेश, जिससे कि कपिल साहब ऐसे विद्वान अधिवक्ता कोर्ट में उनको छोड़वा न दे, इसलिए ये जरूरी है कि चूल से चूल मिलाकर के सभी चीजों का समावेश कर ले, जिससे कि
इनको लाभ, संदेह का लाभ न्यायालय में न मिले। कपिल जी, आखिरी कमेंट में चाहूंगा आपका 3 बातें। पहली चीज जो कि ग्राउंड पर जब कोई पुलिसकर्मी या फिर आयोग जब जांच करता है, क्या वो बिंदु है जो कि फोकस करने जरूरी है ताकि कोर्ट की चौखट पर वो अपराध साबित हो सके। और दूसरा, जो इसमें धाराएं या जो प्रोसीजर दिया गया है वहां पर अगर कोई आपको लगता है कि ज्यादा पेचीदा है या ज्यादा उसमें और रियायत या उसमें सख्ती की जरूरत है, वो क्या हो सकता है? देखिए, जो सबसे पहली चीज हम कोर्ट में देखते हैं जब कोई मैटर, जिसपे ज्यादातर हम डिफेंस लॉयर्स अपने क्लाइंट को बचा लेते हैं, वो ये होता है करप्ट या नेग्लिजेंट इन्वेस्टिगेशन। करप्शन का मतलब ये जरूरी नहीं है कि पैसा ले दे के, कितनी बार ये होता है कि शॉर्टकट्स निकाल लिए जाते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि अगर 20 लोग जेन्युइनली थे तो और लोगों को बना दिया, चाहे पैसे के लिए बना दिया या केस बड़ा बनाने के लिए बना दिया। नेग्लिजेंट इन्वेस्टिगेशन ये होती है कि आपने अपने 4 विटनेस अपने ही बना दी कि कौन जाएगा इन्वेस्टिगेशन ढूंढने के लिए, किसी को पकड़ने के लिए, या आपने कुछ चीज प्लांट कर दी ताकि केस जल्दी बना दे। तो ये हो गई नेग्लिजेंट और करप्ट इन्वेस्टिगेशन, जो कि बहुत ही साफ होता है क्योंकि कोई ना कोई तार जरूर ढीली छूट जाती है जिसको आप पकड़ लेते हो और उसकी वजह से पूरा केस आप अनरावल कर लेते हो। तो पहली चीज कि आपको इन्वेस्टिगेटर्स को सिखाना होगा कि करप्शन, कि आप जात पात, सरनेम, गांव का भाई, या कुछ पैसे का लेन देन, या नेग्लिजेंस कि आपने कोई शॉर्टकट कर दिया, तो उस पे आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो एक चीज ये हो गई। दूसरी मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है कि हम उनको लेटेस्ट इन्वेस्टिगेशन टेक्निक समझाएं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम जो आईओज हैं, पुलिस वालों को और एजुकेट कर सकें। एजुकेशन का मतलब ये हो गया कि उनके पास लेटेस्ट टेक्निक्स होनी चाहिए, उनके पास लेटेस्ट औजार भी होने चाहिए, कंप्यूटर्स होने चाहिए, उनके पास एक्सेसिबिलिटी बेटर होनी चाहिए, उनके पास इस तरह का होना चाहिए कि उनको प्रॉपर टेक्निक्स मालूम होनी चाहिए कि किस तरह से आप सीसीटीवी फुटेज ले सकते हैं, आप किस तरह से डीएनए और फॉरेंसिक साइंसेस की मदद ले सकते हैं, आप किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक फॉरेंसिक साइंसेस की मदद ले सकते हैं। ये एक दूसरी चीज होती है, क्योंकि जब आपके पास क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन अच्छी होगी तो क्वालिटी ऑफ चार्जशीट अच्छी होगी, उतना ही मुश्किल होगा डिफेंस अटॉर्नी के पास उस केस को अनरावल करने के लिए। बहुत जरूरी होता है। और तीसरा एक और बहुत जरूरी चीज है मेरे ख्याल से, कि किसी तरह से जो इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन है, ये हिंदुस्तान में 2 अलग अलग यूनिट्स हैं, अमेरिका में एक ही यूनिट माना जाता है। तो जो इन्वेस्टिगेशन है और प्रोसिक्यूशन है, अलग अलग यूनिट है। अनलेस एंड अनटिल ऐसे केसेस होते हैं जहां पे प्रोसिक्यूटर से आप ओपिनियन लेते हो, तो आईओ के पास इस चीज का बेनिफिट नहीं होता जब वो केस बना रहा होता है कि मैं केस में क्या डालूं और कैसे डालूं। तो वो अगर प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन एक ही यूनिट होगी तो वो बेटर रहेगा। और लास्टली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो एक चीज होती है जिसको फॉरेन कंट्रीज में कहा जाता है फेयर डिस्क्लोजर। फेयर डिस्क्लोजर होता है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो भी एविडेंस लेकर जाएगा, चाहे वो उसके केस के खिलाफ भी जाए, वो उसको डिफेंस को बताना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे केसेस जो झूठे होते हैं, जो वीक होते हैं पहले, या ऐसे केसेस जिसमें प्ली बार्गेनिंग हो सकती है ताकि वो केस कोर्ट ही ना आए, वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, बहुत ज्यादा होंगे, ताकि कोर्ट के ऊपर भी प्रेशर कम होगा, कोर्ट की भी टाइमलाइन जो होगी वो छोटी हो जाएंगी, डिसीजन जल्दी होंगे। ये मेरा मानना है। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, कपिल जी, विक्रम सर और राजन साहब, तीनों मेहमानों का से जुड़ने के लिए शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि सरकार के अध्यादेश के बाद हमारे जो स्वास्थ्यकर्मी या फिर जो वॉरियर इस वक्त कोरोना से लड़ाई में मुख्य तौर पर सड़कों पर हैं, अस्पतालों पर हैं, उनकी सुरक्षा ज्यादा पहले से मजबूत होगी। और जो कुछ सिर्फ लोग हैं जो कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे या फिर मंसूबे पाल रहे थे, वो अब रास्ते पर लौटेंगे और इससे बचेंगे। नमस्कार।